चला लक्ष द्या इकडे. मग आता लॅमिनार फ्लो बघतोय आपण आता. ठीक आहे. लॅमिनार फ्लो मध्ये सांगितलं होतं मी तुम्हाला डिफरंट डिफरंट वेलॉसिटीज असणार, पण प्रत्येक मॉलिक्यूल काय करतो, पुढच्या मॉलिक्यूलचे पाथला फॉलो करतो, म्हणून ते लेयर्स तयार होतात. मग ते लेयर्स जे फॉर्म होतात त्याला आपण लॅमिनार फ्लो म्हणतो. जसं की आता ह्याच्यात बघितलं होतं बघा आपण, सगळं झालेलं आहे ऍक्च्युली. हे आपण करंट्स असे येतात इथपर्यंत होतो, बरोबर. इथं 3 फॅक्टर दिलेले आहेत बघा त्यांनी. कुठले 3 फॅक्टर दिलेत हे बघा. आपल्याला 3 गोष्टी माहिती आहेत, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, रोटेशनल ऍस्पेक्ट ऑफ फ्लुइड आणि विस्कॉसिटी. या 3 गोष्टी ऍक्च्युअली लॅमिनार फ्लो किंवा फ्लोला मॅनिप्युलेट करतात. इनकॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लुइड म्हणजे काय, रेकॉर्डिंगला लावलंय का? इनकॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लुइड म्हणजे काय, की फ्लुइड कॉम्प्रेस होत नाही. गॅस कसं कॉम्प्रेस होऊन जातो, म्हणजे आता एक सिलेंडर असेल, त्याच्यामध्ये फ्लुइड असेल, तर फ्लुइडला तुम्ही किती वेट जर वरतून लावत गेले तरी पण हा प्लंजर खाली जाणार नाही, कारण लिक्विड मध्ये त्याला इनकॉम्प्रेसिबल असतं, ते कॉम्प्रेस नाही होत. आणि कॉम्प्रेस होत नाही म्हणूनच ते हायड्रोलिक न्यूमॅटिक सगळ्या सिस्टीम काम करतात. नाही तर काम केलं नसतं, म्हणजे सिलेंडरनी पिस्टननी काम केलंच नसतं मग त्याच्यामध्ये. जर आपण इथंच गॅस घेतला तर गॅसचं काय होईल, हा याला प्रेस करून टाकेल, इथे येऊन जाईल तो प्लंजर, खाली येऊन जाईल तो, त्यामुळे कॉम्प्रेस होऊन जातो. गॅस कॉम्प्रेस होतो, लिक्विड कॉम्प्रेस होत नाही. मग त्याची एक प्रॉपर्टी लिक्विडची ती म्हणजे इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, आणि ह्या प्रॉपर्टीमुळेच आपण हायड्रोलिक न्यूमॅटिक बनवू शकतो. न्यूमॅटिक म्हणजे काय, गॅस असतो त्याच्यामध्ये, पण तो इनकॉम्प्रेसिबल गॅस असतो. कुठला गॅस असतो, इनकॉम्प्रेसिबल. म्हणजे गॅस तो खूप अवघड आहे ती गोष्ट, म्हणजे ते खूप महाग असते. पण मग गॅस असल्यामुळे काय होतं, त्याची अॅक्युरेसी खूप जास्त चांगली असते रादर दॅन लिक्विड. ठीक आहे. त्यानंतर रोटेशनल ऍस्पेक्ट असतात, म्हणजे फ्लुइडचे मॉलिक्युल जे असतात ना, ते स्वतःच्याच भोवती काय रोटेट होऊन जात असतात, पुढे रोटेशन देतात ना. आता एखाद मॉलिक्युल असा पुढे जातात, अर्थ चालली बघा संचार सराउंड, मग अर्थ स्वतःच्या भोवती फिरत नाही का, फिरते की नाही. एक ब्रह्मांडमध्ये अर्थ म्हणजे एक छोटासा मॉलिक्युल आहे, मॉलिक्युल पण नाही, ऍटम आहे. ठीक आहे. एवढा मोठा ब्रह्मांड आहे पूर्ण. तर मग प्रत्येक ऍटम स्वतःच्या भोवती फिरतो. जगात कुठलीच गोष्ट स्थिर नाहीये, म्हणजे असं तुम्ही म्हणू शकत नाही की एक गोष्ट स्टेबल आहे म्हणून. इथं स्टेबल असं काहीच नाही, पूर्ण ब्रह्मांड फिरतंय, सगळंच फिरायला लागलं एकमेकाच्या बाजूला. म्हणजे हे म्हणजे असं आहे ना, की तुम्हाला एकदम प्रॅक्टिकली गोष्ट सांगा, जसं मध्ये न्यूक्लियस असतो आणि त्याच्या भोवतीला इलेक्ट्रॉन्स असतात की नाही, बरोबर की नाही. हे सेम स्ट्रक्चर सन आणि त्याच्या भोवतीला प्लॅनेट्स आहेत, अर्थ वगैरे, सेम बिहेवियर आहे त्यांचं, बिलकुल सेम पॅटर्न. मॅटर काय आहे, हे ब्रह्मांड खाली पण खूप आहे, याच्या खाली पण भरपूर असेल ते. न्यूक्लियसच्या मध्ये पण पॉझिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, गॉड पार्टिकल, ते सगळ्यांचं तसंच असतं, खाली 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 भरपूर आहे. आणि असं वर पण भरपूर आहे. ते मध्ये आपण कुठेतरी असं छोटस आहे. आपल्याला असं वाटतं की एवढंच जग आहे, असा मॅटर नाही येतो. आपली लायकी फक्त इथपर्यंतच पोहोचली म्हणून, त्याच्या खाली गेली की ते पण कळत. आणि हिच्या वरती पण आपली फक्त गॅलेक्सीच्या क्लस्टर्स पर्यंत आपल्याला माहिती आहे, त्याच्या वरती पण भरपूर क्लस्टर ना, भरपूर ब्रह्मांड, भरपूर युनिव्हर्स आणि मल्टीवर्स प्रकार आहे सगळा. मग हे जे सगळं प्रकार आहे ना हा, मग याच्यामध्ये एक गोष्ट फिक्स्ड आहे, एकही गोष्ट थांबलेली नाही. कुठली गोष्ट स्टेबल आहे सांगा बरं मला, एकही नाही. म्हणजे आता तुम्ही जर बघितलं ना, तर इलेक्ट्रॉनिकच्या भोवती फिरतायत, हा पण दुसऱ्याच्या भोवती फिरतोय, प्रत्येक आर्टिकल मध्ये कायनेटिक एनर्जी आहे, प्रत्येक गोष्ट एकमेकाच्या भोवती फिरायला लागेल. मग काय सगळ्यांमध्ये रोटेशनल ऍस्पेक्ट्स काय आहेत, रोटेशनल ऍस्पेक्ट प्रत्येक मॉलिक्युलची प्रॉपर्टी दिली, स्वतः भोवती फिरून पुढे पुढे जातो, कळलं का, रोटेट होत राहतो. मग हे फ्लुइड मध्ये पण होतं, फ्लुइड पण रोटेट, फ्लुइडचे मॉलिक्युल पण रोटेट होत राहतो स्वतःच्या ऍक्सेस भोवती. आणि तिसरी गोष्ट असते विस्कॉसिटी. विस्कॉसिटी म्हणजे काय, ते मागच्या वेळेस मी क्लिअर केलं होतं थोडंसं. लॅमिनार फ्लो मध्ये काय होतंय, लेअर बाय लेअर जायला लागली सिस्टीम. ठीक आहे. एक लेअर सपोज हा असा चाललाय, त्याच्या खाली हा दुसरा लेअर चाललाय सपोज. ठीक आहे. तर हा एक लेअर आणि हा एक लेअर यांच्यामध्ये तुम्ही त्याला लेअर मधील फ्रिक्शन म्हणू शकता. काय म्हणू शकतात, लेअर मधील. डायरेक्ट फ्रिक्शन वर्ड नाही युज करायचा. डायरेक्ट फ्रिक्शन वर्ड युज केला तर मग याचा अर्थ होऊन जातो पाईप सोबत झालेलं फ्रिक्शन, बाहेरच्या पाईप सोबत. ते नाही कामाचं, त्याच्याने होत नाही. ते कशाने होतं, ते लेअर वरचा अप्पर लेअर आणि लोअर लेअर यांच्यामध्ये जे फ्रिक्शन तयार होईल ना, म्हणजे रेजिस्टन्स तयार होईल त्या दोघं एकमेकाला घासल्यामुळे, त्याच्यामुळे काय होतं, या फ्लो जो आहे ना, हा फ्लो कमी होतो, फ्लो काय होतो, रिड्यूस होतो, त्याची वेलॉसिटी डिक्रीज होते. हे जे वेलॉसिटी डिक्रीज होणं म्हणतात रेजिस्टन्स टू फ्लो. याला सोप्या भाषेत काय म्हणतात, रेजिस्टन्स टू फ्लो, म्हणजे फ्लो होऊ देत नाही या पटकन. कळलं का.
म्हणजे फ्लोला अपोज करतो, तर त्या प्रॉपर्टीला विस्कॉसिटी म्हणतात. आणि फ्लोला अपोज का होतोय? कारण वरचा लेअर आणि खालच्या लेअरच्या मध्ये काय व्हायला लागले? फ्रिक्शन क्रिएट व्हायला लागले. फक्त लेअर मधलं फ्रिक्शन, ठीक आहे ना, बाहेरच्या पाईप सोबतचं फ्रिक्शन नाहीये. हा महत्वाचा पॉईंट आहे याच्यामध्ये. विस्कॉसिटी थोडंसं समजायला अवघड जातं, असं वाटतं तो वेगळा कॉन्सेप्ट आहे, पण मुळात ते फ्रिक्शनचाच प्रकार येतो एक प्रकारचा, पण तो लेअरच्या मधला फ्रिक्शन आहे. कळलं? ऑनलाईन विस्कॉसिटी हा टॉपिक क्लिअर झालाय का तुम्हाला? आता इथं बघा, हे एक एक गोष्ट एक्सप्लेन करतोय बघा. इथं गॅस कसा कॉम्प्रेस व्हायला लागलाय आणि लिक्विड कसं कॉम्प्रेस होत नाहीये. त्यानंतर इकडे तो रोटेशनल ऍस्पेक्ट दाखवतोय. काय मध्ये सुरू झालं गेम. इकडे बघा, इथं रोटेशनल ऍस्पेक्ट मध्ये हे याला स्विर्ल म्हणतात. स्विर्ल म्हणजे माहिती तुम्हाला? फिरणं. पाण्यामध्ये ते खोलगट भाग तयार होतो बघा, तिथं भोवरा तयार म्हणतात त्याला. त्याला स्विल, पाण्याला स्विल म्हणतात. SWRIL, स्विल. स्विल होणं म्हणजे काय? फिरणं. तर हे जे स्विल जो प्रकार असतो, हे पाणी असं फिरतं बघा इथं, असं गोल 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 रोटेशन. कळलं का? पाणी हे प्रकार बघितला असेल ना तुम्ही, रिव्हर वगैरे मध्ये कुठेतरी पाहायला भेटतोय. हा सायक्लॉन सारखं मध्ये असं होल असतं एक छोटंसं, तिथं पाणी फिरायला लागून जातं असं गोल गोल. मग ते आजूबाजूच्या पण पाण्याला फिरवायला लागून जातं तिथं असं. पूर्ण पाण्याचे पाणी फिरतं, याला स्विल म्हणतात. मग हे पण एक रोटेशनल ऍस्पेक्ट आहे. आणि हा एक समजा एक प्रकारचा लॅमिनार फ्लो दाखवला त्यांनी, एक सरळ सरळ पडतो. इथं काही म्हणजे रोटेशनल तेवढे आपल्याला पाहायला भेटत नाही, पण पाणी इथं रोटेट होतं. मग पाणी रोटेशनलही असू शकतं, इरोटेशनलही असू शकतं. लॅमिनार मध्ये रोटेशनल, इरोटेशनल असतं, आणि लॅमिनार नसेल, टर्ब्युलंट असेल, मग ते रोटेशनल असतं. कळलं का? आता इथं हे विस्कॉसिटी बद्दल सांगतोय बघा. विस्कॉसिटी मध्ये डायरेक्शन ऑफ मोशन आणि इंटरनल फ्रिक्शन असतं ते. आता याच्यामध्ये हे जे त्यांनी डायरेक्शन ऑफ मोशन दाखवलेलं, तुम्ही बघा याच्यामध्ये आरो दाखवलेलं दिसतंय का? आरो इकडे, हा इकडे असा, बरोबर ना? म्हणजे असं लिक्विड लेअर्स चाललेत लिक्विडचे. काय झालेत? लेअर्स. आणि या दोन लेअर्सच्या मध्ये इथं कुठेतरी काय तयार होतंय? इंटरनल फ्रिक्शन. आणि ते जे इंटरनल फ्रिक्शन तयार झालेलं असतं, त्याला काय म्हटलं जातं? विस्कॉसिटी. ते प्रॉपर्टी आहे फ्लुइडची. काय प्रॉपर्टी? ते इंटरनल फ्रिक्शन काय काय अपोज करतं? मग ते फ्लोला रेजिस्टन्स क्रिएट करतं, म्हणजे फ्लोला जाऊ देत नाही, म्हणजे फ्लो स्लो होऊन जातो. त्याला विस्कॉसिटी म्हणतात. ठीक आहे. डेन्सिटी वेगळा प्रकार आहे. डेन्सिटी आणि विस्कॉसिटी भरपूर वेळेस कन्फ्युज व्हायला लागतं. डेन्सिटीचा काय संबंध होता? तो मास पर युनिट व्हॉल्यूम होता, तो डेन्सिटी असतो. आणि विस्कॉसिटी वेगळी गोष्ट आहे, हे फ्रिक्शन असतं एक प्रकारचं लेअरच्या मधलं. कळलं? गोष्टी डेन्सर असून विस्कस नसू शकतात, असं पण होऊ शकतं. नॉर्मली आपल्याला काय वाटतं, जी गोष्ट घट्ट असते ती गोष्ट फ्लो होणार नाही, असं नॉर्मली समीकरण आहे. पण असं प्रत्येक वेळेस शक्य होईल अशातला काही भाग नाहीये. घट्ट गोष्टी सुद्धा फ्लो होतात. कळलं का? जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है. डेंसिटी और विस्कोसिटी नॉर्मली सेम चलते, लेकिन कुछ कुछ केसेस में वो अलग है. तो डेफिनेशन अलग है, बहुत बार वो साइमल्टेनियसली चलता है. तो इसकी वजह से वो लगने लगता है कि डेंसिटी मतलब विस्कोसिटी और विस्कोसिटी मतलब डेंसिटी. ऐसे हमें लगता है ना कि मोलिक्यूल की काउंटिंग बढ़ जाएगी तो कोहेसिव फोर्स बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, वो थोड़ा स्लो स्लो चलने लग जाता है. तो उसका अलग मतलब है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसका कोहेसिव फोर्सेस की वजह से वैसे हो रहा है. समझे क्या? और इसके पीछे वो रीजन नहीं है, इसके पीछे रीजन है कि वो फ्लो क्यों रेजिस्टेंस हो रहा है, लो लेयर के बीच में कर इंटरनल रेजिस्टेंस बन रहा है. तो कौन सा कब यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये थोड़ा जम्बलिंग कर देता है इधर दो कॉन्सेप्ट. बाकी ठीक है. फिर तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आता है. फिर देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी अगर करंट जा रहा है, जैसे लिक्विड का लैमिनार फ्लो जा रहा है, तो वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. अब यहाँ पे उसने ये पाइप ले लिया, देखो ज्यादा ही फास्ट हो गया शायद. नहीं, मैंने ज्यादा कर दिया. देखो अभी इधर देखो, इसने क्या किया है, इसने एक पाइप लिया है, उसमें पाइप में एक कनेक्शन है. देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है? कम है. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है? ज्यादा है.
तो अभी ये कौन से थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं, ये कंटिन्यूटी थ्योरम के या बर्नौलीज थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। बर्नौलीज थ्योरम तो हाइट के प्रेशर डिफरेंस की वजह से आता है, लेकिन फिलहाल हम कंटिन्यूटी थ्योरम के बारे में बात करें। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन नाम की एक चीज रहती है इसमें, क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है कि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी रहे, आपको वॉल्यूम उतना ही मिलेगा आपको हमेशा। मतलब आप कभी भी नोटिस करो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैंने अगर मैं प्लांट्स को पानी डाल रहा हूँ समझो नली से, है ना, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ओपन रखा है तो पानी ऐसे नीचे गिरेगा, है कि नहीं। और अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा एरिया कम कर दिया तो पानी दूर जाके गिरेगा, बराबर है कि नहीं ऐसे। तो हमें क्या लगता है, हमने एरिया कम करने की वजह से अब ये जो पानी का जो मास है ना, या वॉल्यूम है समझो जो भी पानी का, वो कम हो गया होगा, हो गया होगा ना, आपने कम कर दिया ना उसको। और अगर पूरा पूरा का पूरा ओपन रखा है तो फिर ज्यादा वॉल्यूम गिर रहा होगा, ऐसे लगता है हमें, लेकिन एक्चुअल में वैसे होता नहीं है। दोनों वक्त पे सेम ही पानी निकलता है। उसके पीछे का रीजन, जैसे तुम उसको बंद कर देते हो वैसे उसकी वेलोसिटी अपने आप दूर जाता है ना पानी, तो वेलोसिटी बढ़ने से ज्यादा पानी बाहर निकलने लग जाता है। फोर्स भी बढ़ता है, तो फोर्स ही तो है, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से हुआ है वो। तो समझे क्या, तो पानी उतना ही निकल रहा है बाहर। तुम कम करो एरिया या ज्यादा करो एरिया, ज्यादा करोगे तो पास में गिरेगा, कम करोगे तो दूर में जाके गिरेगा, लेकिन पानी उतना ही गिरेगा जितना तो आ रहा है। समझेगा, बस पाइप में कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीक की तरफ से निकल जाएगा। विदाउट लीकेज पाइप होना चाहिए, तो पानी उतना ही नीचे गिरता है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसका, आप एरिया कम कर दो, एरिया ज्यादा कर दो, मास उतना ही गिरेगा। जितना पानी इसके अंदर गया है उतना ही पानी इससे बाहर जाएगा। आप एरिया कम ज्यादा करने से कोई मतलब नहीं बनता। तो मास कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन का एनालिसिस देखो। अब मास हम निकालेंगे अब वॉल्यूम वगैरह से। अब इसके अंदर कितना मास गया वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, है ना। तो मास हम डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैसे क्या मेजर करेंगे ना अंदर कितना मास गया पाइप के अंदर। मास बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। मास का मतलब क्या होता है, मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूँ। लीटर वगैरह जो तुम मेजर करते हैं ना वो अलग चीज होती है, वो तो कंटेंट पे रहता है। मास अलग चीज होती है, ठीक है ना, वेट अलग चीज होती है। तो मैं मास की बात कर रहा हूँ। मास एक फंडामेंटल यूनिट है, किसी भी चीज को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए मास का यूज किया जाता है, ठीक है। तो तो देखो, अभी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे A1 एक क्रॉस सेक्शन एरिया इसका और A2 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। A2 छोटा है, A1 बड़ा है। ये यहाँ से V1 वेलोसिटी से पास हो रहा था, वो यहाँ से कितनी वेलोसिटी से पास हो रहा था, V2 वेलोसिटी पास था। ये A और B क्या दिया है उसने, वो पॉइंट के नाम दिए। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, आपको डायरेक्टली मास तो मेजर नहीं करते आता, फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी और मास का रिलेशन निकाल के फिर मास निकालेंगे। समझेगा, क्योंकि डेंसिटी तो मैं कैसे भी चेक कर सकता हूँ इसकी। अब देखो तुम, हाँ थोड़ा नोटिस करो इधर, यहाँ पे वो थोड़ा इतना सा था, बराबर है। जैसे जैसे वो यहाँ पे जा रहा है ना, वैसे वैसे इसकी लेंथ पे ध्यान दो, ये लेंथ पे ये इंक्रीज हो जाएगी और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा ना, ये ऐसा है। तो ये लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, देखो ऐसे। समझे क्या। तो ये बेसिकली आपको ये एनिमेशन क्या बता रहा है कि वो जो आपका मिथ होता है ना, हमने एरिया कम कर दिया तो मास कम निकल जाएगा, वो मिथ को खत्म कर देगा ये बोलेगा कि इतना अगर आपका वॉल्यूम जा रहा था पहले, तो बाद में भी उतना ही जाएगा, बस वो इतना बाहर निकल जाएगा उतने टाइम में। लंबा सेक्शन बाहर निकल जाता है, हाँ वेलोसिटी की वजह से। समझे, टाइम क्यों कम लगेगा, दोनों के टाइम में सेम ही रहेगा। जो अगर ये डेल्टा टी टाइम में इतना निकलता है तो उतना ये इतना पानी डेल्टा टी टाइम में निकल जाएगा। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से ज्यादा लेंथ तक पानी खाली कर देगा वो। लेकिन टाइम तो उतना ही लगेगा, वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम उतना ही है। समझे क्या। तो यहां से फिर वो हमारा मिस खत्म हो जाता है, ये एनिमेशन से वो काम बन जाता है। फिर देखो, देखो अब ये जाते जाते ना थोड़ा आधा हो जाएगा, देखो दिख रहा है क्या। तो यहाँ पे हमारे पास कितना वॉल्यूम था, तो हम ऐसे मान रहे हैं कि VA हमारा वॉल्यूम था, ठीक है। अब VA पानी का वॉल्यूम, देखो कैपिटल V और स्मॉल v में फर्क है इधर। स्मॉल v का मतलब होता है वेलोसिटी, ठीक है।
और कैपिटल वी का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, याद रखो। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पानी था, ये टोटल मिला के ये कितना पानी है, ये इतना वॉल्यूम का पानी है, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, मास और डेंसिटी के हिसाब से वॉल्यूम निकालो, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या रहेगा, मास अपॉन डेंसिटी, ऐसे मिल सकता है। तो कैसे भी निकाल सकते हो तुम उसको, लेकिन फिलहाल हमने ऐसे मान लिया है कि यहाँ पे वी ए ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। वैसे इसका वॉल्यूम भी ले लेंगे फिर, यहाँ से कितना पानी नीचे गिर रहा है, तो वी बी के इतना पानी गिर रहा है, ऐसे हम मान लेंगे आगे चल। तो वी ए का देखो इसने इक्वेशन निकाला है। अब वॉल्यूम का इक्वेशन कैसे निकाला, देखो उसने कितना वॉल्यूम जा रहा है, तो A1 V1 डेल्टा टी, वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, टाइम, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी से कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से पानी जाएगा उतना वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा, समझेगा। तो ए वी टी ये भी डिराइव कर सकते हो वेलोसिटी के फॉर्मूला से, लेकिन जरूरत नहीं अभी करने की, पार्ट कर लो इतना। मतलब A1 कहूंगा तो प्रोपोर्शनली V1 में सब कुछ ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम को। तो फिर यहाँ पे देखो, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा ए वी डेल्टा टी, क्या हो गया, ए वी डेल्टा टी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 होगा, वेलोसिटी V1 होगी, डेल्टा टी होगा, तो उतना वॉल्यूम निकलेगा। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहे हो, देखो वो मास ऑफ दी उसने ए निकाला, हम मैंने क्या बोला था पहले ही तुम्हें कि हमारा वॉल्यूम सेम हो या ना हो, तो हमें चेक करना है कि वॉल्यूम सेम आता है नहीं आता है। हमें पहले ये चीज कंफर्म है कि जितना पानी का ये मास था ना, उतना ही पानी उतने टाइम में नीचे गिर जाएगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले को रहने देंगे, हम पहले मास निकालेंगे इसका, इसको क्या बोलेंगे, मास ऑफ ए। तो मास का फॉर्मूला क्या रहता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम किसका, ए का, ए के पोजीशन की जगह पे ना, तो ए का वॉल्यूम अभी कितना निकाला आपने, A1 V1 डेल्टा टी, ठीक है, और उसका डेंसिटी कितना है, रो। तो ये क्या हो गया तुम्हारा एम ए हो गया, मतलब पहली स्टार्टिंग के ए पॉइंट पे होने और कितना मास था उसके बाद, डेल्टा टी टाइम में A1 V1 डेल्टा टी रो इतना मास था उसके बाद, आया ना, ऑनलाइन कर लगा रहे। और यही केस फिर बी की भी रहेगी, बी के पास भी कितना वॉल्यूम है, V2 वॉल्यूम है, तो वो ऐसे पानी जा रहा है देखो, ठीक है। अब इसके पास हम क्या सोच रहे हैं कि V2 वेलोसिटी से ये डेल्टा टी टाइम में पानी जाएगा, कितना टाइम है इसके लिए, डेल्टा टी टाइम है, और वेलोसिटी कितना है अभी इसका V2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A2, तो फिर V2 कितना हो जाएगा, ए वी डेल्टा टी, है ना। तो फिर A2 V2 डेल्टा टी, हाँ हाँ, तो बी क्यू, हाँ हाँ बी आएगा, बी आएगा, नहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया ना मैंने, बी क्यू लूंगा मैं, इधर है B2, बी पॉइंट है वो, तो लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो मैंने A2 लिया ना उसका, बी भी बोला है क्या, हाँ बी भी आएगा, हाँ इधर भी आएगा, बी की जगह का वॉल्यूम, ठीक है। तो बी की जगह के वॉल्यूम आएगा A2 V2 डेल्टा टी। फिर अभी हम क्या करेंगे, इधर से मास कितना गिर रहा है उसमें इंटरेस्ट है मुझे, एमबी में, ठीक है। तो मैं मास कैसे निकालता हूँ, मास निकालता हूं मैं वॉल्यूम बी का इंटू डेंसिटी, डेंसिटी वाटर की सेम है, वाटर मैंने चेंज नहीं किया, तो फिर इसका आंसर आएगा A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो, ये हो गया तुम्हारा बी की जगह का मास, ठीक है। और दोनों मास किसे थे, तो फिर दोनों मासेस कैसे रहने चाहिए, यम ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यम बी होना चाहिए, बराबर है। तो यम ए का फॉर्मूला क्या आना है तुम्हारा, A1 V1 डेल्टा टी रो इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी रो, ठीक है। हमने टाइम चेंज किया क्या,
हमने लिक्विड चेंज किया गया, तो फिर दोनों चीजें एक जैसी है तो क्या हो जाएगी, तो क्या बचेगा, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। कोई डाउट इसमें? इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया में ऐसे ही होगा। आप ये पाइप के किसी भी कोने में किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे ले लो, ये मल्टीप्लीकेशन हमेशा मेंटेन रहेगा, हमेशा मेंटेन रहेगी। वो एक दूसरे को रेसिप्रोकल कर देते हो, तुम एरिया कम करोगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी कम करोगे एरिया बढ़ जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, हमेशा बैलेंस कर देंगे। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये बेसिकली क्या बोला जाता है, ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या बोला जाता है, ए वी मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू A3V3 इज इक्वल टू A4V4। कोई भी पॉइंट को कितने में ले लो, रेशियो हमेशा मतलब एक मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम? किसी ने बोला कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव करके दिखाओ, तो ऐसे कर देगा। ठीक है, देख लो अभी ये एनिमेशन दिखा रहा है इधर, तो सारी चीजें दिखा रहे हो। तो VB लिया उसने, फिर VB को A2V2 डेल्टा टी लिया, फिर MB लिया, MB को VB रो लिया, फिर उसका मास निकाला उसने, फिर मास क्या आएगा, A2V2 डेल्टा टी रो। फिर क्या करेगा, वो दोनों मासेस को इक्वल ले लेगा। देखो इधर एक MA ले लिया, फिर MB ले लिया, फिर दोनों मासेस के वैल्यूज वैल्यूज क्या कर देगा, वो पुट कर देगा। ये MA की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये किसकी वैल्यू पुट कर दी, MB की वैल्यू पुट कर दी। दोनों तरफ डेल्टा टी रो डेल्टा टू रो कैंसल, तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2। फिर वो बोलेगा कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो बेसिकली इससे हमें पता चलेगा कि जो A और V है वो क्या है, कांस्टेंट रहते हैं। आप हर एक पॉइंट को ले लो, जैसे आपने ये थर्ड पॉइंट ले लिया, तो थर्ड पॉइंट को भी A1V1 A2V2 और A3V3 आएगा। अगर चौथा पॉइंट ले लिया तो A4V4। ऐसे n तक कितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं, कितने भी क्रॉस सेक्शन ले रहे हो, सब में रेशियो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। वेलोसिटी सोप्प आहे खूप, पाठ करायला पण खूप अवघड नाहीये। तुम्ही तुमच्या आयुष्यात इतकी वेळेस केलेलं आहे, ते पाईप घ्यायचा, समोरचं तोंड बंद केलं की वेलोसिटी वाढते। तोंड बंद केलं म्हणजे काय केलं तुम्ही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सारखं सेमच आहे ना, मुळात तोच प्रश्न आहे। तुम्ही बघा ए व्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, याचा अर्थ काय, हा वेलोसिटी एरियाला कशी आहे, इनव्हर्सली प्रपोर्शनल। एरिया वाढला वेलोसिटी कमी होऊन जाईल, एरिया कमी झाला वेलोसिटी वाढून जाईल। पाईपचं लक्षात ठेवायचं, या इक्वेशन आपोआप लक्षात ठेवा। कळलं? जाऊ पुढे, ऑनलाईन काही प्रॉब्लेम कंटिन्युटी मध्ये? नो सर. ओके, आता हे बघा, इथं लॅमिनार आणि टर्ब्युलंट सांगितलं त्यांनी। इथं एक वॉटर आहे, हे लॅमिनार फ्लोनी जात होतं, पण आता इथं क्रिटिकल वेलॉसिटी नावाचा एक कॉन्सेप्ट आलाय बघा, दिसतोय का? हा बघा इथं, हा काय लिहिलं, व्ही क्रिटिकल। व्ही क्रिटिकल का मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वर्ड जब भी मैंने यूज किया है ना, मैंने एक चीज बोला है तुम्हें, वो वेलोसिटी वो टर्बुलेंट कुछ तो भी, हाँ कुछ तो भी चेंज होता है वहां से, उसको उस जगह पे जो रहता है ना, उसको क्रिटिकल बोला जाता है हमेशा। ये ऑप्टिक में भी था, क्रिटिकल एंगल, जहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, वो वाला इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ तो नया होता है उधर, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ तो भी डिफरेंट होगा, तो उसको क्रिटिकल बोला जाता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अगर जब ये फ्लो की वेलोसिटी, जैसे अभी ये फ्लो की कुछ भी वेलोसिटी रहेगी ना, तो फ्लो की कुछ भी वेलोसिटी थी, अब एरिया कम हो गया ना इसका, ठीक है, तो एरिया कम होने की वजह से क्या हो जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो एक सर्टन एरिया कम होने से उसकी वेलोसिटी उतनी इंक्रीज हो जाती है जहां से वो फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। मतलब जिस वेलोसिटी को फ्लो लैमिनार से क्या हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए, वो वाली वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। आसान डेफिनेशन, ठीक है। क्या है, द वेलोसिटी एट विच फ्लो बिकम्स लैमिनार टू टर्बुलेंट, दैट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट वेलोसिटी। ठीक है, टर्बुलेंट नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी। हाँ,
ऑनलाइन कर लगा क्रिटिकल वेलोसिटी प्रकार का यहाँ इंक स्टिक है हाँ? उसमें डाला नहीं, है वो डिवाइस है वो। नहीं हाँ, वो डिवाइस है। ये स्प्रे स्प्रे गन रहती ना, हम्म, स्प्रे गन है वो। स्प्रे गन वो कलर वगैरह मारते हो। हाँ 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 हाँ, उसका वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो, उधर ले लिया। अब इधर देखो, इधर तुम्हें दोनों फ्लो देखने को मिलते हैं। कैसे? लैमिनार ये यहाँ तक क्या था, इसके ऊपर तक कौन सा था? लैमिनार था। वो बराबर लेयर बाय लेयर फ्लूइड बहुत स्मूथली चलता है। ठीक है, जैसे यहाँ से नीचे गिर जाता है वैसे क्या हो जाता है? टर्बुलेंट। और ऐसे क्यों हो रहा है पता है क्या? हाइट की वजह से। और हाइट क्या बनाता है? हाइट बनाता है प्रेशर डिफरेंस। क्या बनाता है? प्रेशर डिफरेंस बनाता है। उसको हेड हेड डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ये ऐसे हो रहा है, टर्बुलेंट आ रहा है इधर, नहीं तो आने का कोई चांस नहीं था। अब ये कॉन्सेप्ट बनाएगा बर्नौलिस प्रिंसिपल। सेम कंटिन्यूटी और बर्नौलिस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कंटिन्यूटी में अगर हम प्रेशर डिफरेंस को ऐड कर दे, मतलब जैसे ये प्रेशर एनर्जी को ऐड कर दे, तो फिर क्या बन जाएगा? बर्नौलिस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये नल में से पानी आता है तो नीचे नीचे टर्बुलेंट हो जाता है। शुरुआत शुरुआत में क्या रहता है? लैमिनार रहता है। तो जो वेलोसिटी को वो क्रिटिकल मतलब लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है ना, वो वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोल देते हैं। हाइट का ही प्रॉब्लम है, हाइट की वजह से ही होता है ना वो। हाइट ही है सबसे बड़ा रीजन। तो ये बर्नौलिस ने फिर क्लियर किया आगे। बर्नौलिस क्या बोला कि अगर हम ऊपर से हाइट से अगर पानी को फेंकेंगे नीचे, तो फिर वो टर्बुलेंट अपने आप बन जाएगा। और वो बनने के पीछे क्या है? उसके पीछे उसके हाइट की वजह से प्रेशर डिफरेंस जो आया है उसकी वजह से हो रहा है। अब फिलहाल तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो और वेरिएशन इन हाइट ऐसे बोला है इसने। तो हाइट के वेरिएशन से देखो कितना डिफरेंस आता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे डिवाइस है, देखो इसमें पानी अभी भर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, वैरायटी ऑफ हाइट में। तो अब यहाँ पे कैसा था? ये क्लोज था पहले, है कि नहीं? तो कौन सा फ्लो था ये? हाँ, तो पानी यहाँ पे लैमिनार है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं, है कि नहीं? जैसे तुमने इसको ओपन कर दिया तो तुम एक हाइट से क्या कर रहे हो? पानी को नीचे ला रहे हो। ये किसके डायग्राम में पता है क्या तुम्हें? हैंडपंप डैम की ना डैम की है ना? हाँ तो क्या है ये? क्या है ये सेटअप? क्या है ये? कौन बताएगा ये क्या सेटअप है? डैम डैम में तो है, लेकिन है क्या वो? तो हाइड्रोलिक, तो हाइड्रो पावर प्लांट है ना वो। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक नहीं, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, H2O। H2O मतलब पानी की मदद से हम क्या कर रहे हैं? पावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सुना होगा ना इसके बारे में। ये जायकवाड़ी पे है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा प्लांट है जायकवाड़ी का। मतलब इंडिया में बहुत फेमस है ये जायकवाड़ी का प्लांट। देखा है क्या कभी जाके? देखो जाके, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जायकवाड़ी। ये जायकवाड़ी जो है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता। हर जगह पे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, लेकिन इसकी खासियत बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम क्या करते हैं? पानी ऊपर से लाते हैं, ये टरबाइन के ब्लेड से यहाँ से घूमते हैं फिर, और वो पानी निकल जाता है। तो टरबाइन का ब्लेड घूमने से ये जनरेटर होता है यहाँ पे। तो जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बेचता है। समझा? तो टरबाइन जितना स्पीड से घूमेगा उतना जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब जायकवाड़ी में क्या होता है? बाकी पावर प्लांट में सारी ऐसी ही चीज होती है, वो पानी फिर ऐसे जाने के बाद फिर रिवर में छोड़ दिया जाता है आगे। लेकिन जायकवाड़ी का काम अलग है। जायकवाड़ी जो प्लांट है हमारा पैठन का, उसमें क्या करते हैं लोग? ये दिन भर यहाँ से पानी ऐसे भेजते, ये टरबाइन घुमाते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते, और फिर ये पानी जो है ना, ये आगे उसने बंद करके रखा है पूरा का पूरा, बड़े बड़े ऐसे वॉल्स बना के। फिर वो पानी पूरा रुक जाता है यहाँ पे, है ना? फिर रात को क्या करते हो? यही पानी मोटर लगा के ऊपर भेजते फिर से प्लांट में, मतलब डैम में। अब दिक्कत ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी मोटर चलाएंगे ना, तो मोटर चलाने के लिए क्या यूज करेंगे? है कि नहीं? हाँ। तो हम बना रहे इलेक्ट्रिसिटी और यूज भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी।
तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जब मैं इंजीनियरिंग में था तो हम गए थे विजिट करने, तो उनके जो इंचार्ज थे ना, हाँ। उन्होंने उस टाइम वो बोला था, मैंने उनको क्वेश्चन भी पूछा था, तो वो क्या बोल रहे थे, हम 12 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं। कितने मेगावाट? 12 मेगावाट। हाँ, 12 मेगावाट ये प्रोड्यूस करते हैं, और इनको 15 मेगावाट लगती है वो वापस पानी डालने के लिए। मतलब मोटर जो यूज करेंगे रात में, वो 15 मेगावाट एनर्जी खा जाएंगे पानी फिर से डालने के लिए, और ये प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं? 12 मेगावाट। अब इंजीनियरिंग के हिसाब से देखा जाए ये तो फिर तो फालतू चीज है ये बहुत। मतलब 3 मेगावाट का क्या है, लॉस में चल रहे हो ना तुम। फिर भी जायकवाड़ी तो फेमस प्लांट है बहुत, मतलब चल रहा है, इतना प्रेस्टीज है उसको। अच्छा, सबसे बेटर पावर प्लांट माना जाता है इंडिया में का। तो ये ऐसे क्यों चलता है फिर ये? मैंने जब उनको पूछा कि फिर तो इसकी इफिशियंसी मतलब निगेटिव में चली गई है, तो फिर उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया था फिर। वो बोले थे टेक्निकल नॉलेज के ऊपर भी एक नॉलेज है, इकोनॉमिकल नॉलेज, मतलब फाइनेंस। तो फाइनेंस बहुत बड़ी चीज है, टेक्निकल नॉलेज को भी बाईपास कर देता है। अब फाइनेंस की बड़ी चीज है, मैं बताता हूँ। वो क्या बोल रहे थे, हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो डे में करते हैं। कब करते हैं? डे में। तो डे में 12 मेगावाट प्रोड्यूस करेंगे। हाँ। डे में जो यूनिट की कॉस्ट होती है ना, वो 7 रुपए से लेकर 12 रुपीज तक चलती है एक यूनिट की कॉस्ट, क्योंकि दिन में बहुत कंजम्पशन रहता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट होता है ना, किलोवाट पर आवर, उसका जो कॉस्ट है वो 7 से 12 रुपीज में चलता है। और दिन में पूरी फैक्ट्रीज वगैरह सब चलती रहती है, तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से लोग पे भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। रात में क्या है, सब बंद रहता है, डिमांड नहीं रहती इलेक्ट्रिसिटी की, फैक्ट्रीज वगैरह सब बंद है, लगभग से बंद रहती है, बहुत से ऑफिस बंद रहते हैं, सब कुछ बंद रहता है, लैपटॉप बंद रहते हैं, कंप्यूटर बंद रहता है, सब बंद रहता है। तो डिमांड जो हो जाती है ना, घट जाती है रात में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसको स्टोर नहीं कर सकती। मतलब स्टोर नहीं कर सकते, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेल कैसे करते? वो नहीं रही ये वाली इलेक्ट्रिसिटी इतनी बड़ी, अच्छा। इतने बड़े लाओगे कहाँ से इतनी बड़ी बैटरी? 12 मेगावाट एनर्जी को रोकने वाली बैटरी कहाँ से लाओगे तुम? इतनी है ही नहीं हमारे पास। तो इसलिए पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, वहां पे प्रोड्यूस करेंगे, फिर यहाँ पे आएगा, फिर हम यूज करेंगे। तो प्रोडक्शन हमेशा करना ही पड़ता है, स्टोर नहीं हो सकता उसको। तो फिर वो क्या करते हैं, रात में जो पावर प्लांट है यहाँ पे परली का पावर प्लांट नहीं रहता भीड़ में, और परली के पावर प्लांट से क्या करते हो, ये रात में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उतना ही है, लेकिन जो डिमांड है वो कम हो जाती है। डिमांड क्या हो जाती है? हाँ, उससे क्या हो जाता है, परली का जो पावर प्लांट है वो तो प्रोड्यूस उतना ही कर रहा है, तो डिमांड कम होने की वजह से कोई उसको यूज नहीं कर रहा, बराबर की नहीं। तो फिर वो क्या करते हैं, रात में 2 रुपीज के हिसाब से वो 15 मेगावाट एनर्जी परडी के प्लांट से ले लेते, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 रुपए के हिसाब से वो ले रहे हैं, और 8 से 10 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो फिर प्रॉफिट में आ गया ना। 2 रुपए। हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे चल के जायकवाड़ी चलता है। तो बहुत अजीबोगरीब प्लांट है, अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है, और ये अकेला प्लांट है पूरे इंडिया में जो इस तरह से काम करता है, बाकी कोई प्लांट इस तरह से काम नहीं करता। जायकवाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जाके देखो कभी अगर चांस मिले तो, ठीक है। अंदर जाके देखो, बाहर से कुछ मतलब नहीं बनता, बाहर से तो बस वो गेट ही दिखेंगे, अंदर वो परमिशन दे दे आपको जाने का, परमिशन पूछने का, उधर थोड़ा सा कांटेक्ट वगैरह करने का, वो फिर मिल जाती है अंदर। तो टरबाइन के ऊपर जाके खड़े हो गए ना, तो लगता है कि भाई क्या है, नीचे टरबाइन जब घूमता है ना, उसके ऊपर जब खड़े रहते हो तुम, तो फिर वो फील होता है आपको। बाकी कोई चीज मतलब ऐसे डरावनी नहीं लगती, क्योंकि वाइब्रेशन पूरा प्लांट हिलता है उधर। तो टरबाइन ऐसे नीचे पूरा टरबाइन ब्लेड है ऐसा, उसके ऊपर तुम्हें खड़ा होने का चांस मिलता है, अगर तुम थोड़ा अच्छे मतलब टेक्निकल जो लोग रहते हैं ना, उनको चांस रहता है उधर जाने का, अंदर रहता है वो बहुत। तो टरबाइन के ऊपर तुम खड़ा हो सकते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स रहते हैं उसके, इतना टरबाइन ऐसे घूमता है, तो बहुत बड़े 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 वाइब्रेशन आते हैं। और बहुत फिर फैक्टर भी बहुत है उधर, क्योंकि पूरा कॉम्पैक्ट रहता है, और हम अंदर से गुफा की तरह अंदर जाते हैं तो बहुत अजीब वगैरह चीज है, तो बहुत बढ़िया है, जायकवाड़ी जाके देखो। तो उसमें ये चीज आपको देखने को मिलती थी। तो वहां पे ना हमेशा एक चीज है, देखो जायकवाड़ी में एक और एक चीज है, क्या है, उसका हाइट बहुत ज्यादा है। नाथ जो सागर है ना, उसका जो हाइट है ना, वो बहुत ज्यादा है बाकी प्लांट के कंपेरिजन में, और बहुत बड़ा स्टोरेज भी है पानी का। तो हाइट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर हेड क्रिएट करता है, प्रेशर हेड। तो पानी बहुत जोर से नीचे आता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है।
समझेगा? तो अभी यहाँ पे हमने क्या सीखा कि लैमिनार फ्लो को हम टर्बुलेंट बना सकते हैं अगर हम उसको हाइट पे जाके छोड़ दें, अपने आप वो टर्बुलेंट बन जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बर्नौलीज ने नोटिस किया। किसने? बर्नौलीज। तो बर्नौलीज ने फिर इसके ऊपर अपना थ्योरी बनाया। तो अभी इसके आगे कौन सा थ्योरी पढ़ना है हमें? बर्नौलीज का थ्योरी पढ़ना है। तो बर्नौलीज का इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हाइट की वजह से हो रहा है, देखो H2 हाइट की वजह से। अब बर्नौलीज क्या बोलता है? हाँ चलो जाओ। बर्नौलीज क्या बोलता है कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों एक दूसरे में क्या होते रहते हैं? इंटरलिंक्ड है। ठीक है। अब प्रेशर एनर्जी मतलब प्रेशर की वजह से लगता है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से लगता है, और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल में मोशन की वजह से आता है। तो ये तीनों एक दूसरे में इंटरलिंक है, और इनका इंटरलिंक जो है ना, उसको बर्नौलीज इक्वेशन बोला जाता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का प्लस रहता है वो टोटल एनर्जी। तो ये क्या बोलता है बेसिकली, आप इन तीन एनर्जी की क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है। तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा? टोटल एनर्जी मिल जाएगी कि पानी के अंदर कितना एनर्जी। और पानी के अंदर की एनर्जी क्यों निकालनी है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें टरबाइन घुमाना है। और टरबाइन कितना घूमेगा कितना नहीं घूमेगा ये पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए टरबाइन को एनर्जी कहाँ से मिलने वाली? पानी से। तो फिर जो H2 है उसके पास कितनी एनर्जी है वो जब तक हमें नहीं पता चलता, तब तक टरबाइन कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो भी नहीं पता चलता। तो इसलिए बर्नौलीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पावर प्लांट चलते ही इस पे बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे वो पहले ही हमें डिटरमाइन हो जाता है कि हमें टोटल एनर्जी कितनी मिलने वाली है। फिर उस हिसाब से हम टरबाइन को चूज करेंगे, उस हिसाब से जनरेटर चूज करेंगे, उस हिसाब से सब कुछ चूज होगा, और फिर पावर प्लांट क्रिएट होगा। ठीक है। ऑनलाइन कल लगा रहे हैं हो सर. तर ही एवढी गोष्ट आहे. आता आजचं लेक्चर इथंच थांबू आपण. बर्नौलीज आपण फ्रेशली स्टार्ट करू. इथं त्यांनी सांगितलं बघा, हे तिघं एकमेकांमध्ये इंटरलिंक असतात. कायनेटिक, पोटेन्शियल, प्रेशर, तिघांचं एकमेकांसोबत कनेक्शन असतं. ठीक है। अभी ये कल ही देखेंगे पूरा टॉपिक। बस इसमें क्या हो गया, ये पिछले जैसी डायग्राम है। पिछले टाइम पे है ना, हमने हाइट लिया था क्या? हमने हाइट ली थी क्या? हाइट नहीं ली थी ना। अब हम हाइट लेंगे। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा आ गया इधर। क्या? हाइट। इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है। तो फिर प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, फिर बर्नौलीज का प्रिंसिपल में और कंटिन्यूटी में ये डिफरेंस आ जाता है हाइट का डिफरेंस। नहीं तो फिर दोनों सेम है। ठीक है। अभी कल देखेंगे बर्नौलीज का। बस बचा थोड़ा बहुत ही बचा है अभी, तो ज्यादा नहीं है। हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, रुक जाते हैं।